नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर आवाज उठाती रहती हैं। इसके लिए कभी उनको तारीफ मिलती है तो कभी अभिनेत्री को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में ऋचा चड्ढा ने सेना को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया था कि उन पर सेना के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस अभिनेत्री पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं, जिसके बाद ऋचा चड्ढा ने इसको लेकर अब माफी भी मांग ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सेना का बार बार आखिर यह अपमान क्यों होता है? क्या सिर्फ माफी से काम चल जाएगा या ट्वीट डिलीट करना इसका हल है? कहते हैं कि जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं होता है। इसे महज संयोग कहा जाए या इसके पीछे और कुछ भी बड़ी मंशा है, आज इसी को हम प्राइम डिबेट इंडिया में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, चर्चा करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। मेरे साथ कर्नल एसएस पठानिया साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इस पूरे मामले पर हम समझेंगे आपसे। राकेश शेट्टी जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र कांग्रेस के, और कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, बहुत वेलकम करता हूं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, बार बार सेना का अपमान, इसे किस तरह से देखा जाए? पहले आप अपमान करें, उसके बाद फिर माफी मांग लें, डिलीट ट्वीट कर दें और उसके बाद उस पर आपको नदामत हो, आप मतलब माफी मांगते रहें। पहले तो आपने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन उसके बाद फिर शर्मिंदगी। सर, इसे कैसे देखा जाए कर्नल टीपी त्यागी जी? देखिए, पहली बात तो जो माफी मांगी है वो माफी भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। यानी कि पहला वाला जो ट्वीट था वो हटा तो दिया, लेकिन वो सत्य था, इसलिए उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। यानी कि ये एडामेंट है। और ये लेडी जो भी कोई हो, ऋचा चड्ढा, सर मैं ये कहना चाहता हूं, ये नाचने गाने वाली औरतें, आज तक तो मैंने सुना नहीं कि इनकी कहीं से तारीफ हुई हो। क्या इनमें से किसी को भी, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इन्हें 24 घंटे भी एक रात उस बंकर में गुजारने का तजुर्बा है, जो ऑपरेशनल एरिया में जहां आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो? तो पहली बात तो यह कि इनको अधिकार ही नहीं है कि ये सेना के बारे में किसी किस्म का कोई ऐसा गलत कमेंट करें। और फिर जो उन्होंने कमेंट किया, क्या किया? गलवान के ऊपर। क्या उनको मालूम नहीं है? हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के बाहर के लोगों ने यह बात बताई है और इसकी पुष्टि की है कि गलवान में 20 अगर हमारे शहीद हुए तो चाइना के 40 से ज्यादा हुए। और वो भी तब हुए जब चाइना ने धोखे से अपने रॉड, डंडे और नुकीले हथियारों के साथ हमला किया। एक गोली नहीं चली, मगर जो हमारे जवानों ने मुकाबला किया उसकी तारीफ करने की बजाय मैं इसे कहूंगा ये एक सेकुलर गैंग है। और इस गैंग के बारे में आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, इन लेडीज को और औरों को बता दें कि भाई सहनशीलता की भी एक लिमिट होती है। सहनशीलता, अतिथि, प्यार, क्षमा, याचना, ये सब व्यक्तिगत चरित्र के हिस्सा हो सकते हैं, राष्ट्रीय चरित्र के हिस्सा नहीं हो सकते। जब देश की सुरक्षा का या सेना का सवाल हो तो वहां माफी नाम की चीज नहीं होती। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। तो जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो उस समय ये माफी नहीं, ये देशद्रोह है, इसको समझा जाना चाहिए। कम से कम एक जगह तो फॉर्मली इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि और लोगों को इबरत हासिल हो। बिल्कुल, यानी इतना सब कुछ कहने के बाद सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। आप ये समझ रहे हैं कि माफी मांगकर बच जाएंगे, माफी मांगकर आपका जो गुनाह है उस पर पर्दा पड़ जाएगा। तो सिर्फ माफी से काम चलने वाला नहीं है। मेरे साथ एक और खास मेहमान गुलरेज शेख
स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। एसएस पठानिया जी, इस तरह के वाकये या इस तरह के लोग जो बार बार सेना पर सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, इसे महज एक सहयोग कहा जाए या फिर वाकई में इसके पीछे और भी बहुत कुछ है? पठानिया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए सर। सो व्हाट आई वाज सेइंग, इंडियन आर्म फोर्सेस की पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, और जिस तरीके से चाइना ने गलवान के अंदर हिमाकत की थी, उसकी सजा वो भुगत रहा है। बिल्कुल। और जैसे अभी त्यागी साहब ने बताया कि बहुत ही बिफिटिंग और ब्रेव रिप्लाई गलवान में दिया गया था। अभी जहां तक आप बात कर रहे हैं कि ऋचा चड्ढा ने क्या बोला है, वो किससे प्रेरित है? सबसे पहले तो ये है कि देखिए, जो सी और डी ग्रेड की जो स्ट्रगलर्स होती हैं, एक्ट्रेस, दे वांट टू रिमेन इन द लाइमलाइट। और इस समय हमारा जो चल रहा है कि आप उस जगह पे हिट कीजिए जहां पे लोगों की आप देशभक्ति की भावनाओं को, उनकी पेट्रियटिज्म की भावना को आहत कर सकें और अपनी माइलेज कवर करें। तो मैं तो इसको बहुत निंदनीय, शर्मनाक और बहुत ही बरतसना वाला जो बयान है ये उन्होंने दिया है। और ट्वीट करके भी जो वापस ले रही है, देखिए मैंने खुद इस समय की अगर हम बात करें सर्दी के मौसम की, मैंने द्रास और कारगिल में नौकरी की है। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि 17-18 हजार फुट की हाइट पे हमारे जो जवान बैठे हुए हैं, वेदर को फेस कर रहे हैं, एनिमी एक्शन को फेस कर रहे हैं, उनकी शेलिंग को फेस कर रहे हैं। तो अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो हमें ये कोई हक नहीं मिलता है कि उनको हम निंदा करें या उनके खिलाफ ऐसे बयानबाजी करें। तो ऋचा शर्मा जी वो एक जगह वो ये भी बोल रही हैं कि हमारे जो नाना जी थे वो भी फौज में थे, मेरे मामा जी भी फौज में थे। तो उनको ये क्या प्रेरित कर रहा है, क्या उनको कहा गया उन्होंने या उनसे कहलाया गया है, इसके ऊपर मैं इसकी राजनीति के करण के चक्रों में नहीं पड़ूंगा, लेकिन ये बयान बहुत ही शर्मनाक है। और उसके लिए उनको कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी चाहिए। हमारे देश में कोई ऐसा कानून होना चाहिए दैट नॉट दैट कि यू ट्विटर पे आप एक बात बोल दें, फिर उसको डिलीट कर दें, फिर माफी मांग ले, एंड देन यू कंटिन्यू विद दैट काइंड ऑफ ए थिंग। सो वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ ए प्रोविजन बाय व्हिच दिस काइंड ऑफ पीपल दे कैन बी सॉर्टेड आउट वंस फॉर ऑल। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि बार बार इस तरह की जो चीजें होती हैं और बार बार जो इस तरह की नापाक हरकतें होती हों, उस पर एक तरह से लगाम लगाई जाए। मैं राकेश शेट्टी जी आपके पास आना चाहूंगा। राकेश शेट्टी जी, कर्नल एसएस पठानिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीतिकरण, क्या वाकई में यह मानकर चला जाए कि इस तरह के जो बयान होते हैं, इस तरह की जो बयानबाजी होती है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती है, बल्कि उसके पीछे वाकई में राजनीति होती है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऋचा चड्ढा जी ने जो ये बयान दिया है आर्मी के खिलाफ है, देश के खिलाफ। और जब हम गलवान वैली की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि जिस तरह बिहार रेजिमेंट पूरे बहादुरी से लड़ा है और हमारे देश को सम्मान लाने का काम किया है। दूसरा, देश का कोई भी व्यक्ति, ऋचा चड्ढा का ये जो ट्वीट उन्होंने किया ये बहुत ही इंसल्टिंग है, और हमारी मांग है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मुंबई पुलिस को उसका अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति, ये फैशन बन गया है कि आर्मी और जुडिशियरी के ऊपर भी कुछ जो चाहे बयान कर दो, ट्वीट कर दो। और मैं ये बात मानता हूं कि कोई ना कोई इसको इंस्टिगेट बिल्कुल किया है, क्योंकि आगे यहाँ पे गुजरात का चुनाव है, आगे चुनावी माहौल है, उसके सामने आर्मी को डिफेंड करने का कोई काम कर। बिल्कुल। मैं गुलरेज शेख जी आपके पास आना चाहूंगा। गुलरेज जी, कई चीजें हैं इसमें। चुनावी माहौल चल रहा है, गुजरात में भी चुनाव होने वाला है, और हिंदुस्तान में जो कुछ चुनाव होते हैं उनमें से एक बड़ा चुनाव गुजरात का चुनाव माना जाता है। और ऐसे वक्त में इस तरह की बयानबाजी, हालांकि माफी जरूर मांगी गई, लेकिन इस बयानबाजी को किस तरह से आप देखते हैं? मुल्क की सेना को जिस तरह से अपमान जिस तरह से सेना का किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं दूसरों के बरक्स थोड़ा अलग तरह से इस पूरे मामले को देखता हूं।
और ये मेरे नजर में ये केवल सेना का अपमान नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, और सेना भी हिंदुस्तान का एक अंग है, अभिन्न अंग है। तो पहली बात तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। दूसरी बात, इसको राजनीति से मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम हर चीज को यदि पॉलिटिकल नजरियों से ही देखने लग जाते हैं तो फिर बड़ी चीजें जो बहुत सारी होती हैं वो छुप सकती हैं। वो किस प्रकार की बड़ी चीजें, देखिए गलवान में जो हुआ ये पूरी दुनिया जानती है, सिवाय चीन के बाकी सारे देश। चीन कहता है कि उसके 4 लोग मारे गए, हमारे 20 शहीद हुए थे, लेकिन चीन के खुद के मित्र देश में, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, उन्होंने तो कहा, यूएसए टुडे ने तो ये कहा था कि भारत के सैनिकों ने कम से कम 40 से 42 के आसपास का नंबर दिया था कि चीनियों को मारा गया है। वो सैटेलाइट डाटा वगैरह सबका हवाला देते हैं। लेकिन तास न्यूज एजेंसी, जो कि रशिया का ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, वो चीन के और रशिया के क्या संबंध है सब जानते हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। तो उन्होंने 46 का नंबर कहा। 46 का नंबर तो अमेरिका ने भी नहीं कहा था, जो कि रशिया कहता है। लेकिन हमारे देश के लोग यदि फिर भी चीन का समर्थन कर रहे हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से भी और महाराष्ट्र सरकार से भी, दोनों से ये निवेदन करता हूं कि पुलिस से नहीं बल्कि सीबीआई का उपयोग करके ये जांच की जाए कि क्या ये लोग किसी के पे रोल पर हैं। जो ये मेकअप सेना है, वो जो हमारी असली सेना की बेइज्जती कर रही है अपने वक्तव्यों से, तो क्या किसी के पेरोल पर तो नहीं है ये लोग। हमको नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय पहले पत्रकार के वेश में दिल्ली में एक चीन का जासूस पकड़ाया था। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी ऋचा चड्ढा के चीन के जासूस हैं, लेकिन इस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको नहीं भूलना चाहिए, अबू भाई आप बड़े पत्रकार हैं, आपको स्मरण होगा कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उससे पहले दिल्ली के कुछ मीडिया हाउसेस थे जो इवन नॉर्थ कोरिया से पैसे लेकर एक एक पेज की तारीफें छापा करते थे अंग्रेजी के अखबारों में। तो ये हुआ है हिंदुस्तान में। तो इस सब चीजों पर मैं पॉलिटिकल व्यू नहीं रखते हुए एक राष्ट्रवादी व्यू रखता हूं और मांग करता हूं कि मालूम तो किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना, देखिए चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान तो नंगा भूखा है, वो क्या पैसे देगा इनको। लेकिन ठीक है, छोटी मोटी राशि तो कोई भी दे सकता है, लेकिन चीन के पास पैसे की कमी नहीं है। चीन ने अमेरिका के बहुत सारे जो सांसद है, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, उनकी भी लॉबिंग करता है, उनको भी पैसा देता है। ऑस्ट्रेलिया में तो चीन ने एक राज्य को अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया था, इतनी ज्यादा खतरनाक लॉबिंग की थी पैसे के बल पर। तो मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र की सरकार से और केंद्र की सरकार से कि ऋचा चड्ढा के कनेक्शंस किससे हैं, इस बात की जांच होना चाहिए केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के गैंग खड़े कौन कर रहा है या इस तरह के गैंग के पीछे असल चेहरा कौन है, उसे बेनकाब करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह के गैंग को रोका किस तरह से जाएगा? जो लोग बार बार हमारी सेना का विरोध करते हैं, हमारी सेना का अपमान करते हैं, इस पर रोक कैसे लगाई जाएगी? बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को बेनकाब कैसे किया जाए और इस तरह की हरकतों को रोका कैसा जाए। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। सेना का अपमान आखिर कब तक होगा? आखिर सेना पर इस तरह के सवाल कब तक उठते रहेंगे? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं प्राइम डिबेट में, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से भारतीय सेना पर उंगली उठी है, लेकिन यह अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह के बोल है, जिस तरह का ये ट्वीट किया गया, जिस तरह का कमेंट भारतीय सेना पर किया गया, ये बिल्कुल दर्शाता है कि भारत विरोधी ये सोच है। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि डिबेट के पहले हिस्से में जो हमने चर्चा की थी, सवाल उठाया था कि इस तरह के गैंग का पर्दा कैसे फाश किया जाए, इस तरह के लोगों को कैसे बेनकाब किया जाए और इस पर रोक कैसे लगेगी? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि किसी देश में
सेना, अपनी सेना का अपमान नहीं किया जाता। बिल्कुल। पाकिस्तान में बाजवा ने 1300 करोड़ रुपए पिछले 6 सालों में बना लिए और उसके बावजूद वहां के लोग चुप हैं। उनके जनरल परवेज मुशर्रफ हो, कियानी हो, रहील शरीफ हो, जिन्होंने मिडल ईस्ट कंट्रीज में अपने 30-30, 40-40 फार्म हाउस बना लिए, मल्टी बिलियन हाउसिंग स्कैम कर लिए, मगर फिर भी पाकिस्तान के लोग उसकी बुराई नहीं करते। और अब आप हिंदुस्तान की सेना पे आइए। हिंदुस्तान में कभी भी कोई आर्टिफिशियल या नेचुरल कैलेमिटी आए, हिंदुस्तान की सेना को बुला लो, स्थिति नियंत्रण में हो जाए। क्यों भाई? 135 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज, वो अपना काम भी करे और ये कैलेमिटी को भी करे। कुछ तो है उस सेना में। उस सेना में डिवोशन टू ड्यूटी, डिसिप्लिन, प्रशिक्षण और ईमानदारी है। अब उस सेना के ऊपर ये आवाज उठाते हैं, और ये आवाज इसलिए उठाते हैं क्योंकि पुराने समय से लोग इससे भी ज्यादा खराब आवाज उठाते रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने, नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के अंदर ये कहा कि हिंदुस्तान से तो अच्छा है अगर कश्मीर में चाइना का राज हो जाए, और हमने इस बयान को जाने दिया, यूं ही जाने दिया, पकड़ के वहीं खत्म होना चाहिए था। लिबर्टी ठीक है, लेकिन अगर लोग लिबर्टी ड्रंक हो जाए तो बताना पड़ेगा, और इसकी गलती है सर, ये गलती हमारी है, हमारे गुरुओं की है, हमारे पेरेंट्स की है। हमको बचपन से सिखाया गया करुणा, क्षमा, दया, याचना, सहनशीलता, अतिथि सत्कार। अरे भाई ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये व्यक्तिगत चरित्र है, समाज के लिए है, परिवार के लिए है, देश के लिए नहीं है। जब देश की सुरक्षा या सेना का सवाल हो तब कोई भी करुणा या क्षमा या याचना काम नहीं करती। उस समय टोटल और इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। लिहाजा अब एक एडवाइजरी जारी की जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि देश के प्रति कोई अगर बोलेगा, क्योंकि साफ दिखाई देता है ये खाली इस ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को कब तक छूट देते रहेंगे? ऐसे लोगों को कब तक ढील देती जाएगी? और अगर ये ढील पहले न दी जाती, पहले इस पर सख्ती हुई होती, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज खुलेआम सेना की का विरोध इस तरह से नहीं होता और सेना का अपमान इस तरह से नहीं किया जाता। मैं कर्नल एस.एस. पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, ऋचा चड्ढा जैसे लोग तो सर ये एक तरह से एक मोहरा है, इनके आकाओं को कैसे बेनकाब किया जाए? इनके पीछे जो लोग काम करते हैं। देखिए अबू जी, इसकी अगर हम शुरुआत करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 94 फरवरी में पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें गिलगित और बल्तिस्तान जो हिस्सा है पीओके के, वो हमारे हैं, बिकॉज पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्युपाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे जो आर्मी कमांडर जनरल द्विवेदी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो आर्मी पूरी तरह से सक्षम है कि वो पीएके को वापस ले लेगी एज पर द विल ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ दैट इज द बैकड्रॉप जिसके अंदर ये ऋचा चड्ढा जी ने अपना ये स्टेटमेंट दिया है। तो अगर आप इसकी थोड़ा सा देखेंगे, पृष्ठभूमि में जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। दूसरा, जैसे हमारे एक प्रीवियस हमारे जो पैनलिस्ट उन्होंने ये बताया है कि दिस इज अ टाइम टू एक्ट नाउ, बिकॉज हम एक सक्षम देश है, हम एक शक्तिशाली देश है, और हमारे पास ऐसे कानून होने चाहिए जिससे लोग ऐसी चीजें ना करें। और उसके लिए मैं तो ये इस हद तक बोलूंगा कि पार्लियामेंट में एक एनेक्ट करके एक लॉ को लेट दिस काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट पुट इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेजन विद द नेशन। और जब ट्रेजन कैटेगरी में आ जाएंगे, उसके जो लॉज हैं उनको इस तरीके से पनिटिव बनाया जाए कि वो लोगों की जरूरत ना हो कि वो अपनी सेना का या अपने देश का अपमान कर सके। बाकी जो बाहरी शक्तियां हैं, देखिए वो तो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से जो इमर्जिंग इंडिया है उसको वीक किया जाए। उसमें चाइना भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, बाकी कंट्रीज भी हो सकती हैं, बट उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास पूरी सक्षमता है, लेकिन एक विल चाहिए जिसके अंदर हम ऐसे एनेक्ट कर सके लॉ जिससे लोगों की जरूरत ना हो। और रामायण में भी एक कहावत है कि विदाउट फियर देयर इज नो लव। सो इफ वी हैव टू लव अवर नेशन, वी हैव टू इंस्टिल दैट फीलिंग ऑफ फियर इन सच पीपल जो देश के बारे में बुरा बोलते हैं या सेना के बारे में बोला करते हैं या जुडिशरी या किसी भी जो हमारे हिस्से हैं उनके बारे में बुरी बात करते हैं, which amounts to a, I would say a kind of a treason with the country as such. नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब तक सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, एक सख्त कानून नहीं होगा,
तब तक इस तरह के लोग सुधरने वाले तो नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरह के वाकये होते रहे, इस तरह की बयानबाजी होती रही है। मैं राकेश शेट्टी जी आपके पास आना चाहूंगा। राकेश शेट्टी जी, पास्ट में अगर इस तरह की बयानबाजी पर छूट ना दी जाती तो आज इस तरह का दिन नहीं देखने को पड़ता। देखिए, मैं अभी वो कर्नल साहब ने जैसे कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि आर्मी का जो अपमान है देश का अपमान है। और जिस तरह आज देश में कानून है, जुडिशरी के खिलाफ अगर आप बात करते तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और उसके बाद आपको कोर्ट के सामने जाना पड़ता है और उसके बाद जो जज है वो आपको 7 दिन या 8 दिन जो भी है वो आपको पनिश करता है। सेम कानून आर्मी के लिए होना चाहिए। अभी अगर कोई भी व्यक्ति, देश के जवान जो है आज जो सरहद में, धूप में, चाव में खड़े हैं, अपने परिवार को छोड़ के, कोई सेलिब्रेशन ये सब अब देश के लोग मना रहे हैं। राकेश शेट्टी जी, ऐसा तो नहीं कि अपोजिशन लगातार जिस तरह से सरकार पर सवाल उठाता है इन चीजों को लेकर, उसी से प्रेरित तो नहीं है ये लोग? के खिलाफ कमेंट नहीं कर सकते, कोई हिम्मत नहीं करना चाहिए कि इंडियन आर्मी के खिलाफ कोई कमेंट इस तरीके से करे। और ये बहुत सारा कमेंट, बीच में भी किसी नेता ने कहा कि आर्मी से रिटायर हो जाओगे तो हम आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम देंगे। ये सब जो कमेंट्स है ये इंडियन आर्मी को डिफेम करने के लिए किया जाता है और मैं इसका निषेध करता हूं। और जिस तरह जुडिशरी के खिलाफ बात करने में कंटेम्प्ट होता है, उसी तरह इंडियन आर्मी के खिलाफ भी बात करने के लिए आपको डर लगना चाहिए। आपको पता नहीं है ये लोग और इनके परिवार पूरा बलिदान दे रहे और इस देश की जनता सेफ रहे इसलिए दे रहे। और आप अपने घर पे बैठ के एसी में बैठ के ट्वीट कर देते हैं और इनको इंसल्ट करने का आप काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ सबसे सख्त कानून होना चाहिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और देश की गवर्नमेंट को ताबड़तोड़ ऋचा चड्ढा को के आगे एफआईआर। ठीक है, मैं गुलरेज शेख जी, सभी लोग यहां पर मानते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपने भी गुलरेज शेख डिबेट के पहले हिस्से में यही चीज कही। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है, तो सख्त कदम उठाएगा कौन? कदम तो आप ही को उठाना है। डेफिनेटली कदम उठेंगे और कार्रवाई भी होती दिखेगी, आजकल में ही दिखेगी। और जब कार्रवाई होगी तो फिर अभी जिस पार्टी के प्रवक्ता मेरे से पहले कुछ कुछ बोल रहे थे वो ही ऋचा चड्ढा के फेवर में आ जाएंगे। वो नहीं, अब देखिए, जब मैं बोलता हूं तो फिर दूसरे भी बोल लेते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी पार्टी को अलाइन करके एक तो चीज सभी पार्टी के कार्यकर्ता मानते होंगे कि इंडियन आर्मी के अगेंस्ट इंसल्ट नहीं किया जाता। और इसलिए अभी और डिफरेंस नहीं करता जिसका गवर्नमेंट है, सबको एक स्टैंड में आके इंडियन आर्मी की तरफ खड़ा होकर इनके खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस कमेटी में नहीं बैठे हम, न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पे बैठे, सम्मानजनक प्लेटफॉर्म पे बैठे भाई साहब। गुलरेज जी, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, डेफिनेटली कार्रवाई होगी और कार्रवाई जब होगी तो यही एआईसीसी वाले जो लोग हैं ना, वही उस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यही लोग जो है ऋचा चड्ढा के पक्ष में खड़े होंगे। और क्यों ना हो ये लोग, आप ये बताइए कि इनके बड़े बड़े नेता जो केंद्र में रहे हैं, उन्होंने सेना के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनको गली का गुंडा कहा है। इन्होंने, इनके नेताओं ने सेना को बलात्कारी कहा है। तो ये सब तो इनका कर्तव्य रहा है। उससे कुछ कम बोली है ऋचा चड्ढा जितने सेना के ऊपर टिप्पणियां, डायरेक्ट टिप्पणियां कांग्रेसियों ने की है। राकेश शेट्टी जी, मतलब ऋचा चड्ढा के ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यही बात कह रहे हैं? मैंने जो बोलना था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि 1-2 दिन में ही कार्रवाई दिखेगी और जब कार्रवाई होगी ना तो आप फिर टीवी पर नंगे होकर नाचेंगे कि ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई मत करो। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जी, हम आपके साथ नाचेंगे जब आप इतना हिम्मत लगाएंगे। और दूसरी बात, जिस नेता ने आपके बीजेपी कार्यालय में बैठकर इंडियन आर्मी का जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं वही तो मैं उसको बीजेपी कार्यालय के बाद जॉब दूंगा कहा था, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने नहीं देते। तो कांग्रेसियों को तो हम पसंद ही नहीं करते कि आप हमारे साथ नाचो। चलिए, देखिए, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई करने की जरूरत है। अबू भाई, मेरे पहला वक्तव्य था, मैंने चौकीदार का की पॉलिटिकल बात की थी, लेकिन जब कांग्रेस ने अपना चरित्र प्रदर्शन किया कि हमारा चरित्र इतना गंदा है तो फिर मुझे ऐसी बातें करनी पड़ी। चलिए, ठीक है। नहीं, देखिए, सियासत से ऊपर उठकर
इस तरह के मसलों को हैंडल करने की जरूरत है। सियासत इस तरह के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फौज, हिंदुस्तान की फौज हमारा एक तरह से फख्र है, हमारा सम्मान है, हमारी ताकत है, हमारी जो फौज है। मैं बहुत छोटा सा कमेंट कर्नल टीपी त्यागी जी आपसे लेना चाहूंगा। सर, इस तरह की जब बयानबाजी होती है और फौज को जब टारगेट किया जाता है, आर्मी को, सेना को, तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों के मनोबल पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता होगा। बिल्कुल सर, आज का जवान 1947 का बगैर पढ़ा लिखा जवान नहीं है। उसके हाथ में मोबाइल है, वो जानता है अपने नेताओं के भाषण और आचरण को, और हम देख रहे हैं। लिहाजा अब ये कानून जब बनेगा, आप एक सशक्त पत्रकार हैं, मैं आपके टीवी के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं कि ये जो भी लेडी है रितु चड्ढा, फला चड्ढा, इसका सार्वजनिक बहिष्कार हो, सामूहिक बहिष्कार हो, और इसको देखते ही इसके मुंह के ऊपर थूक दिया जाए। थूकना कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं है, लेकिन ये काम आम जनता को भी करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे बिल्कुल ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि दोबारा इस तरह की बयानबाजी और दोबारा इस तरह की नापाक हरकत करने की कोई जरूरत ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। कर्नल टीपी त्यागी साहब, कर्नल एसएस पठानिया जी, गुरलेश शेख जी और राकेश शेट्टी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।